Hello students, welcome to the lecture number 23 of class 12th physics unit electrostatics chapter capacitor। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। हमने पढ़ा था पोलराइजेशन क्या होती है, फिर हमने देखा था कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। आज जो चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर है सहन क्षमता। किसकी सहन क्षमता की हम बात कर रहे हैं, वो है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की सहन क्षमता। हम इसे देखिए किस तरह से समझते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले इसे समझ लें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या। हम वही केस लेके चलते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया है। दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब और दीज आर द प्लेट्स जो हमने लास्ट केस में समझा था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस तरह से कुछ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई थी, दैट इज ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, और यू कैन से दैट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, अगर मैं धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊं तो होगा क्या। जैसे ही हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, हमने क्या फिनोमिना देखा था जिसे हमने पोलराइजेशन बोला था। वहाँ पे क्या हुआ था, जो आपके इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, और आप कह सकते हैं हमने पढ़ा था कि एटम की स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे वो स्ट्रेचिंग और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, यानी एटम और ज़्यादा खिंचता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ाएंगे, स्ट्रेचिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक हद आ जाती है, एक लिमिट आ जाती है कि जब उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू उस टाइम पे होगा क्या, जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल बिकम कंडक्टिंग। हमने क्या बोला, पहले एक बार रिपीट करें फिर आराम से समझें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, हमें पता है पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन क्या थी, एटम की स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगी, तो इस तरह से कुछ एटम खींचने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं, वो खींचतान और बढ़ती जाएगी। एक लिमिट आ जाती है, एक लिमिट आ जाएगी कि उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर जाकर वो जो एटम्स थे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हुई, आप कह सकते हो कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो कंडक्टिंग बन जाती है, उसमें से करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर जाकर किसी भी डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज द maximum value of electric field that can be applied to a dielectric without its electrical breakdown। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिस वैल्यू पर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ना हो, दैट इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई वो आपको यहाँ पे लिखनी भी हैं, दैट आप इन चीज़ों को ज़रूर लिखें। मैं एक की पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। व्हेन देयर इज़ इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, और ये इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैसे होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एक लिमिट आ जाती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल बिकम कंडक्टिंग। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी वो आपको लिखनी है, तभी आपको प्रॉपर समझ आएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत आसानी से बता सकते हो। हमने बोला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर इसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो, उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी यूनिट वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट होती है। तो दिस इज़ द सिंपल कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें जैसे भी आपको सूटेबल लगता है, फिर हम आगे प्रोसीड करें। मैं इरेज कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने पॉज करके नोट डाउन किया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा जो चैप्टर का नाम था कैपेसिटर की तरफ। कैपेसिटर पढ़ने के लिए आपको डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में जानना ज़रूरी था, वो हमने पढ़ लिया। कैसे इसका यूज़ होगा इसमें अभी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी। किस चीज़ की कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं? कंडक्टर की कैपेसिटी की बात। जैसे जैसे हम कंडक्टर को चार्ज करते जाते हैं उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है। जैसे अगर मैं बाल्टी में पानी भरूं तो बाल्टी की एक कैपेसिटी है कि उसमें कितना पानी भरा जा सकता है। अगर मैं उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी उसमें भरूं, दैट वाटर विल स्पिल आउट, बाहर निकल जाएगा। सेम कंडक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर मैं उस कंडक्टर को चार्ज करता जाऊं तो वो चार्ज बाहर लीक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब यही है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मीन्स एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मीन्स एक कंडक्टर की एबिलिटी कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब देखिए इसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं। हमने क्या देखा, जैसे जैसे मैं किसी कंडक्टर को चार्ज देता गया उसकी पोटेंशियल बढ़ती गई। हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे हम कंडक्टर को चार्ज करते गए उसकी पोटेंशियल बढ़ती गई, उसकी पोटेंशियल बढ़ती गई। और इससे हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, और यू कैन से दैट पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट चार्ज, जितना हम चार्ज देंगे उतनी पोटेंशियल किसी कंडक्टर की बढ़ेगी। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप ये चीज़ पहले लिख भी सकते हैं इससे पहले। whenever we charge
a conductor its potential increases. अगर मैंने मान लीजिए 1 कूलम चार्ज दिया तो हमने क्या देखा कि उस कंडक्टर की 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ गई। हमने 2 कूलम चार्ज दिया तो हमने देखा उस कंडक्टर की 2 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या था? दिस इम्प्लाइज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना हम चार्ज देंगे उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा। 1 यूनिट चार्ज दोगे तो 1 यूनिट पोटेंशियल बढ़ेगा, 2 यूनिट चार्ज दोगे तो 2 यूनिट पोटेंशियल बढ़ेगा। ये हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया। तो हम बोल सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यहाँ से दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज CV, वेयर C is constant of proportionality, स्पेलिंग चेक कर लेना, and is called capacitance, और इस C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, C will be equal to Q upon V. What is the unit of capacitance? Unit of capacitance is farad, denoted by FD, farad. इसे आप नोट डाउन करें जो भी हमने यहाँ पे लिखा है। और आप इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हो कैपेसिटेंस को? इट मे बी डिफाइंड एज रेशो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। कैपेसिटेंस में बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, और इसकी यूनिट होती है फैराड। 1 फैराड को हम कैसे लिख सकते हैं? इफ़ V इज़ इक्वल टू 1, अगर V की वैल्यू मैं 1 वोल्ट ले लूँ, 1 वोल्ट हम ले लें, तो हम क्या देखेंगे? दैट C इज़ इक्वल टू Q। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस is numerically equal to चार्ज और 1 कूलम, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेना फैराड। हम डिफाइन कर रहे हैं 1 फैराड को। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और 1 फैराड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज और 1 कूलम कब? व्हेन a potential difference of potential difference of 1 volt is applied. तो 1 फैराड को आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 फैराड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1 कूलम, कैपेसिटेंस की यूनिट है फैराड और चार्ज की यूनिट है कूलम। तो 1 फैराड 1 कूलम की इक्वल कब होगा? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करेंगे? दैट इज़ 1 वोल्ट। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और 1 फैराड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1 कूलम व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt is applied. This is all about electrical capacitance. Please pause the video to note it down. Now the next topic is that is capacitance of a spherical conductor. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उसके सरफेस के ऊपर कितनी होती है। तो ये केस हम ऑलरेडी जब हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर इस सेंटर पे कोई चार्ज Q है तो इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितनी होती है? पोटेंशियल ऑन द
सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, यहाँ पे मैं वो डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके लिए अगर हम कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज़ C इज इक्वल टू Q/V। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V वी विल गेट Q/Q, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 4πε0 इंटू R। Q से Q कैंसल, सो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय 4πε0 R। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले समझें कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। हमें कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो कंडक्टर हमारे पास होता है, हम जानते हैं हम कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं, पर दिक्कत क्या आती है, कंडक्टर कैन स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर उसे हम बहुत ज़्यादा चार्ज करते जाएं तो दैट चार्ज विल लीक आउट टू द सराउंडिंग। So that's the problem, we cannot store a large amount of charge in the conductor. To overcome this problem, what we do, we arrange two conductors in parallel to each other, providing a small space in between them. We can store a large amount of charge, and the device that is created by arranging two conductors in parallel to each other is called capacitor. So first of all, let us understand what is capacitor. Capacitor is a device which is used to store large amount of चार्ज। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। हमें कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? रीज़न बीइंग कंडक्टर कैन स्टोर a small amount of charge in it if we arrange two conductors in parallel to each other large amount of charge can be stored, and the device is called capacitor. Hence हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, hence capacitance of capacitor is larger than conductor। जो चीज़ें हमने बोली वो हमने नोट डाउन भी यहाँ पे कर ली। तो कैपेसिटर हमने कैसे बनाया, दो कंडक्टर्स को हम इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे, उनके बीच में स्मॉल स्पेस रखेंगे और फिर हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इनमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या रहता है, किस तरह से चार्ज को स्टोर करते हैं वो अब देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है, जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा, क्योंकि लिखने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, आप बुक से लिखेंगे, बुक में बहुत इजी लैंग्वेज में ये चीज़ समझा रखी है। मैं आपको डायग्राम से यहाँ पर समझा देता हूँ, थ्योरेटिकली बोल के समझा दूँगा। जो भी पार्ट
बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका प्रिंसिपल, तो आपको पूरा जितना भी बुक में दे रखा है वो आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कोई मेटल प्लेट ली ए, इसको नाम दे देते हैं इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए। इस प्लेट को हमने नाम दे दिया मेटल प्लेट ए। दिस इज़ अ कंडक्टर, एक मेटल प्लेट है, एक सिंपल कंडक्टर है, इसे हम चार्ज कर सकते हैं। मान लेते हैं इसे हमने चार्ज दिया, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, तो ये कंडक्टर चार्ज हो गया अपनी फुल कैपेसिटी तक। जितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को ये स्टोर कर सकता था हमने इसे चार्ज कर दिया। अगर इसकी कैपेसिटी 10 कूलम चार्ज स्टोर करने की थी तो हमने इसे 10 कूलम चार्ज प्रोवाइड कर दिया। और चार्ज प्रोवाइड करने से हमें पता है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही हम किसी कंडक्टर को देते हैं उसकी पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कंडक्टर को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे उसकी पोटेंशियल इंक्रीज़ होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज हम देते हैं तो उसकी पोटेंशियल डिक्रीज़ होती है। तो ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। हमने क्या किया, कोई एक मेटल प्लेट ली जिसको हमने नाम दिया है प्लेट ए, या आप बोल सकते हैं हमने कोई कंडक्टर लिया कंडक्टर ए, इसे इसकी फुल कैपेसिटी तक चार्ज किया। इससे ज़्यादा चार्ज अगर मैं इस कंडक्टर को दूंगा तो दैट चार्ज विल लीक आउट टू द सराउंडिंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाल्टी वाला केस होता है। बाल्टी में उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पानी भर दो, उसके ज़्यादा पानी भरोगे तो वो स्पिल आउट हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद द कंडक्टर ए। अब हमने क्या किया, अब हमने देखिए क्या देखा कि इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंच गई है, जिससे ज़्यादा अगर मैं इसको चार्ज दूं तो वो बाहर निकल जाएगा, इसमें स्टोर नहीं होगा। तो ये कंडक्टर की एक लिमिटेशन आ जाती है। इसी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, इसके पास कोई दूसरी प्लेट बी इसके पास रख दी। जैसे ही प्लेट बी को इसके पास रखेंगे, हमें पता है इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इस प्लेट के इस फेस पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड इकट्ठा हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। अब इसकी वजह से देखिए हुआ क्या, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। हमने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है। तो अभी इसकी फुल कैपेसिटी थी जब तक ये प्लेट सामने नहीं थी। जैसे ही प्लेट को सामने रखा, इंडक्शन की वजह से चार्जेस इंड्यूस हुए। इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका जो पोटेंशियल था वो डिक्रीज़ करेगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा। यानी दोनों चीज़ें हुई, इस प्लेट को सामने रखने से दोनों चीज़ें हुई। इस मेटल प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज़ भी किया और इंक्रीज़ भी किया। अब हमें देखना है कि किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, डिक्रीज़ वाले का या इंक्रीज़ वाले का। सिंस नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ज़्यादा पास है, पॉजिटिव चार्ज दूर है, तो इस नेगेटिव चार्ज का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, और नेगेटिव चार्ज का इम्पैक्ट था पोटेंशियल को डिक्रीज़ करना। यानी ओवरऑल इम्पैक्ट हमें क्या मिला कि इस मेटल प्लेट ए का थोड़ा सा पोटेंशियल डिक्रीज़ किया ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, और थोड़ा सा इंक्रीज़ किया था पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा नेगेटिव वाले का। तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल इस मेटल प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज़ किया। तो जितना पोटेंशियल डिक्रीज़ किया होगा, मान लीजिए 2 वोल्ट से पोटेंशियल डिक्रीज़ किया, तो हमने इसको थोड़ा सा और पॉजिटिव चार्ज दिया और इसकी फिर से मैक्सिमम कैपेसिटी तक इसे चार्ज कर दिया। इसका पोटेंशियल जितना था उतना ही पहुंचा दिया। यानी एक प्लेट को सामने रखने से क्या फ़र्क पड़ा, पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है, हम थोड़ा सा और चार्ज इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर पहले हमने इसे 10 कूलम चार्ज दिया था तो अब 2 कूलम की और इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, हमने 2 कूलम चार्ज और इसे प्रोवाइड कर दिया। जब तक ये अकेली थी तब तक 10 कूलम था, जैसे ही प्लेट को सामने रखा 2 कूलम और हम इसे दे सकते हैं, इसकी कैपेसिटी और बढ़ गई। अब हम क्या करेंगे, और हमने इस प्लेट बी के इस साइड को कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ। जैसे ही अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ को चला जाएगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटके सारा अर्थ को चला जाएगा। अब इस मेटल प्लेट बी के पास बचा सिर्फ नेगेटिव चार्ज। यानी इस मेटल प्लेट बी की वजह से जो 2 चीज़ें हो रही थी,
एक तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा था, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंक्रीज़ कर रहा था। अब वो दो चीज़ें नहीं होंगी, अब सिर्फ इस मेटल प्लेट बी की वजह से इस मेटल प्लेट ए का पोटेंशियल सिर्फ डिक्रीज़ करेगा, और वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट से। तो मान लेते हैं जैसे ही अर्थ के साथ कनेक्ट किया, हम इसे 8 कूलम्ब चार्ज और देके इसका पोटेंशियल जितना था इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचाएंगे, यानी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ चार्ज को ये स्टोर कर सकता था, हमने फिर से इसे उसी स्टेट में पहुंचा दिया। तो देखिए अर्थ के साथ कनेक्ट करने पे हम 8 कूलम्ब चार्ज इसे और दे सकते थे। जिस मेटल प्लेट ए की कैपेसिटी सिर्फ 10 कूलम्ब चार्ज को स्टोर करने की थी, इस मेटल प्लेट बी को सामने रखते ही और अर्थ के साथ कनेक्ट करते ही टोटल हम कितना चार्ज दे सकते हैं, 10 तो 12 और 8 20 कूलम्ब। तो एक प्लेट को सामने रखने से हमने इस मेटल प्लेट ए की कैपेसिटी 2 गुना बढ़ा दी। तो यही प्रिंसिपल रहता है कैपेसिटर की वर्किंग का। इसी तरह से हम कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करते हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने बोली बुक में एज इट इज़ लिखी है, आपको लिखना है, खाली मत छोड़ें। जब भी आपका होमवर्क चेक करूँगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ आपकी बुक में बहुत अच्छे से लिखी है, डायग्राम बना के प्रॉपर इसे लिखें और होमवर्क अपना चेक करवाएं। अब कैपेसिटर हमारे पास किस किस टाइप के हो सकते हैं? कैपेसिटर हमारे पास सिंपल 2 प्लेट्स ऐसी भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकता है। डिफरेंट केसेस हम यहाँ पे अभी देख लेंगे। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और ये जो आपको होमवर्क दिया आपने खुद लिखना है, या आप घर पे लिखेंगे। अब देखते हैं 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है। तो कंसिडर कर लेते हैं कोई 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, हमने क्या कंसिडर किया, लेट द सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल डी। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। कंसिडर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स separated by a small distance d. Distance d is very small as compared to area of plates. इन प्लेट्स के एरिया के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, यानी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बहुत पास एक दूसरे के रखे हैं। लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए। मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज इस मेटल प्लेट ए को हमने दिया, देन ड्यू टू इंडक्शन minus Q charge appears on left face of plate B and plus Q charge appear on right face of प्लेट बी। हमें पता है इंडक्शन की वजह से इस प्लेट बी के लेफ़्ट वाले फेस पर आ जाएगा चार्ज माइनस क्यू एंड राइट वाले फेस पर चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट बी को कनेक्ट करेंगे अर्थ के साथ। यही हमने देखा था कैपेसिटर में, हम ऐसे ही करते हैं। लेट राइट फेस ऑफ प्लेट B is
connected to earth, then charge plus q moves to earth, अर्थ को चला जाएगा, एंड प्लेट बी इज लेफ्ट विद चार्ज माइनस क्यू, एंड दिस होल अरेंजमेंट, ये सारा अरेंजमेंट क्या बिहेव करेगा, होल अरेंजमेंट विल बिहेव एज कैपेसिटर। कैपेसिटर में हमने देखा था अभी प्रिंसिपल में कि हम ऐसा ही करते हैं, तो ये बन गया एक कैपेसिटर। हमें पता है, वी नो, एक इक्वेशन हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिकल फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ क्या रिलेशन था, दैट इज़ डी वी अपॉन डी आर। अगर हम माइनस का साइन भी आता है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड, वो हमें सिर्फ डायरेक्शन देता था नेगेटिव साइन, हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो यहाँ पर मान लेते हैं, लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज V। तो ये इक्वेशन क्या मॉडिफाई हो जाएगी, देन E विल बी इक्वल टू dV की जगह पर पोटेंशियल है V अपॉन dr इज स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स, यहाँ पर कितना है dr की जगह, दैट इज d। सो E इज इक्वल टू V अपॉन d, इक्वेशन नंबर 1। हमें ये भी पता है, और यहाँ से आप क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, E की वैल्यू V/d ही रखते हैं, और we also know that E is equal to sigma upon epsilon naught। ये भी जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इस चैप्टर में, वहाँ पर हमने ये वैल्यू लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वी विल गेट V अपॉन D इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, और यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। वी ऑल्सो नो सिग्मा किसके इक्वल होता है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, ये भी हमने पढ़ा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर we will get as V is equal to Q अपॉन, सिग्मा की जगह हमें पुट करना है Q अपॉन एप्साइलन नॉट। एक करेक्शन यहाँ पे कीजिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी चार्ज पर यूनिट एरिया Q अपॉन A, Q अपॉन A, तो जब वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में we will get सिग्मा की जगह Q अपॉन A इंटू एप्साइलन नॉट इंटू D। तो यहाँ से V आ गया क्यू डी अपॉन ए एप्साइलन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें निकालनी थी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। मेकिंग स्पेस हेयर, आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं नोट डाउन किया है तो वीडियो को पीछे जाके दोबारा देखें, वहाँ से नोट डाउन करें। नाउ कैपेसिटेंस, हमें पता है किसके इक्वल होती है, C इज इक्वल टू Q बाय V। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट द वैल्यू ऑफ V, वी विल गेट C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू Q D इंटू A एप्साइलन नॉट, Q से Q कैंसल, वी विल गेट C इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट A अपॉन D। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट capacitor. This is the whole derivation. Please pause the video to note it down.